गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम झोड़िया, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 BLM श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम BA फर्स्ट ईयर हिस्ट्री भारत का इतिहास, जिसमें कि प्रारंभ से लेकर 1206 तक की घटनाओं का विवरण दिया गया है। इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है रुद्रदामन प्रथम की उपलब्धियां। रुद्रदामन प्रथम की उपलब्धियां। आज हम रुद्रदामन प्रथम की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। रुद्रदामन जो कि शकों का एक प्रसिद्ध शासक हुआ, तो जैसा कि यूनानियों के बाद भारत में शकों का आगमन हुआ था। शकों के बाद पहलव पार्थियन आए थे। वो पहलव साल पार्थियन के पश्चात कुषाण शासकों का आगमन हुआ था। इसका प्रमुख शासक कनिष्क प्रथम था। आज के इस वीडियो में हम शक क्षत्रप महाक्षत्रप रुद्रदामन प्रथम की उपलब्धियों और उसके मूल्यांकन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शक, तो भारतीय स्त्रोत्रों में शकों को सिथियन नाम दिया गया है। यूनानियों के बाद भारत में शकों का आगमन हुआ था। यूनानियों के बाद भारत में शक आए थे। यूनानियों की अपेक्षा शकों का भारत के एक बड़े भाग पर नियंत्रण रहा था। चीनी ग्रंथों और चीनी लेखकों ने शकों को सई और सई बाग कहा है। भारतीय साहित्य में इनके प्रदेश को शक द्वीप अथवा शक स्थान कहा गया है। शक जो थे 5 शाखाओं में विभाजित थे। शक 5 शाखाओं में विभाजित थे, जिनमें प्रथम अफगानिस्तान, दूसरे पंजाब, राजधानी तक्षशिला, तीसरी मथुरा में, चौथी थी पश्चिम भारत में और 5वीं शाखा ने उत्तरी दक्षिण में अपना प्रभुत्व स्थापित कर रखा था। उत्तरी दक्षिण में अपना प्रभुत्व स्थापित कर रखा था। इस प्रकार शक जो थे 5 शाखाओं में विभाजित थे। भारत में शक राजा अपने आप को क्षत्रप कहते थे। शक शासकों की भारत में 2 शाखाएं स्थापित हो गई थी, एक उत्तरी क्षत्रप और दूसरा पश्चिम क्षत्रप। पहला उत्तरी क्षत्रप, दूसरा पश्चिम क्षत्रप। उत्तरी क्षत्रप जो तक्षशिला और मथुरा के थे। उत्तरी क्षत्रप जो कि तक्षशिला और मथुरा के थे। पश्चिम क्षत्रप जो नासिक और उज्जैन के थे। नासिक और उज्जैन के थे। पश्चिम क्षत्रप जो थे वो अत्यधिक प्रसिद्ध रहे थे। पश्चिम क्षत्रों में शहराट वंश का नहपान तथा कादमरक वंश का रुद्रदामन जो सबसे अधिक प्रसिद्ध शासक रहे थे। शहराट वंश नासिक का नहपान तथा कादमरक वंश जो कि उज्जैन का था, इसमें रुद्रदामन सबसे अधिक प्रसिद्ध शासक रहे थे। नहपान ने अपने सिक्कों में अपने को राजा लिखा है। नहपान ने अपने सिक्कों में अपने को राजा लिखा है। और पश्चिम भारत में राज्य स्थापित करने वाले शकों ने लंबे समय तक, यानी कि 4 शताब्दी तक शासन किया था। उन्होंने गुजरात के तटवर्ती समुद्री व्यापार से काफ़ी लाभ अर्जित भी किया और बड़ी संख्या में चांदी की मुद्राएं भी चलाई थी। भारत में शकों का जो सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ था वह था रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम था, जिसकी राजधानी की उज्जैन थी। इसने 130 से लेकर 150 ईस्वी तक शासन किया था।
130 से लेकर 150 ईस्वी तक शासन किया था। इसके राज्याधिकार में सिंध, कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, काठियावाड़ और गुजरात का एक बड़ा भाग शामिल था। तो आइए अब हम रुद्रदामन प्रथम की उपलब्धियों की जानकारी विस्तार पूर्वक करते हैं। समस्त मुद्राओं में रुद्रदामन के लिए महाक्षत्र की उपाधि का प्रयोग किया गया है। महाक्षत्र की उपाधि का प्रयोग किया गया है। इसकी जो राजधानी रही थी वह उज्जैन थी। इसकी राजधानी उज्जैन रही थी। इस प्रकार रुद्रदामन जयदामन का पुत्र था। रुद्रदामन जयदामन का पुत्र था और चष्टन का पौत्र था। चष्टन का पौत्र था जिसने लगभग 130 से लेकर 150 ईस्वी तक राज्य किया था। कुछ विद्वानों का ये कहना है कि रुद्रदामन ने 140 ईस्वी के बाद गद्दी पर बैठा था और उसने कम से कम 150 ईस्वी तक तो शासन किया ही था। रुद्रदामन ने कुछ विद्वानों का यह विचार है कि रुद्रदामन ने 145 से लेकर 145 ईस्वी से लेकर 170 ईस्वी तक शासन किया था। रुद्रदामन एक वीर योद्धा और महान विजेता था। समस्त मुद्राओं में उसके लिए महाक्षत्र की उपाधि का प्रयोग किया गया है। राज्य विस्तार, तो जूनागढ़ अभिलेख से इसके साम्राज्य विस्तार और इसकी विधियों की जानकारी मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख से रुद्रदामन के विधियों की जानकारी मिलती है और इसके राज्य विस्तार के बारे में पता चलता है। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार रुद्रदामन ने आकर, जो कि पूर्वी मालवा में है, अवनति, पश्चिम मालवा, अनूप, आधुनिक महादत्ता, सौराष्ट्र, जूनागढ़ के आसपास का क्षेत्र, शवभ्र, साबरमती नदी का तटवर्तीय प्रदेश, शवभ्र, अनंत, उत्तरी काठियावाड़, मरु अर्थात मारवाड़ क्षेत्र, कच्छ, सिंधु सोवी अर्थात सिंधु नदी का डेल्टा क्षेत्र, कुपूर अर्थात सिंधु नदी और पारियान पर्वत के बीच का प्रदेश कुपूर, अपरांत उत्तरी कोंकण और निषाद, पश्चिम विंध्य एवं सरस्वती नदी, निषाद, पश्चिम विंध्य एवं सरस्वती नदी का क्षेत्र। इन राज्यों पर रुद्रदामन प्रथम ने आक्रमण कर विजय प्राप्त की और अपने साम्राज्य को विस्तारित पैदा किया था। रुद्रदामन शकों का सबसे प्रतापी और महान सम्राट था। इसने की महाक्षत्र की उपाधि धारण की थी। तो शकों में सबसे प्रमुख जो शासक थे वो रुद्रदामन प्रथम और नहपान को माना गया है। इसके अलावा रुद्रदामन प्रथम ने 7 वाहन नरेश शांत करनी को भी पराजित किया था। 7 वाहन नरेश शांत करनी को भी पराजित किया था। रुद्रदामन के राज्य में गुजरात, सौराष्ट्र, उत्तरी कोंकण, सिंधु घाटी के प्रदेश, मालवा, मारवाड़ आदि प्रदेश शामिल रहे थे। जूनागढ़ अभिलेख से यह पता चलता है कि रुद्रदामन प्रथम ने शांत करनी नरेश को 2 बार युद्ध में पराजित कर दिया था। डॉक्टर भंडारकर का ये कहना है कि यह 7वां नरेश गौतमी पुत्र शांत करनी था, परंतु डॉक्टर विमल चंद्र पांडे के अनुसार यह जो पराजित नरेश था वो गौतमी पुत्र शांत करनी नहीं था, बल्कि उसका कोई उत्तराधिकारी
रहा होगा। इसके अलावा रुद्रदामन ने योद्धियों को भी युद्ध में पराजित किया था। इसके अलावा रुद्रदामन ने योद्धियों को भी युद्ध में पराजित किया था। इस प्रकार जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार रुद्रदामन प्रथम ने आकर अवनति, अनूप, सौराष्ट्र का प्रदेश, शवभ्र, अनर्थ, मरु, कच्छ, सिंधु, कुपोल, अफरान और निषाद आदि राज्यों पर विजय प्राप्त कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। सातवां नरेश ने शांत करने को भी पराजित किया था। योद्धियों को भी शक नरेश रुद्रदामन प्रथम ने पराजित कर दिया था। इसके अलावा सुदर्शन झील की जो मरम्मत है, सुदर्शन झील की मरम्मत का जो कार्य है वह भी रुद्रदामन प्रथम के द्वारा किया गया था। इन्होंने सुदर्शन झील की पुनः मरम्मत कार्य करवाया था। फिर आगे मूल्यांकन से पहले रुद्रदामन की शासन व्यवस्था के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करते हैं। तो रुद्रदामन एक योग्य शासक रहा था, जिसने अपने साम्राज्य को अनेक प्रांतों में बांट रखा था। प्रत्येक प्रदेश के शासन संचालन के लिए इसने अपने गवर्नर अमात्यों को नियुक्ति प्रदान कर रखी थी। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि काठियावाड़ में रुद्रदामन ने सुविशाख नामक व्यक्ति को अपना अमात्य नियुक्त कर रखा था। काठियावाड़ में रुद्रदामन ने सुविशाख नामक व्यक्ति को अपना अमात्य नियुक्त कर रखा था। केंद्रीय शासन में सहायता देने के लिए मति सचिव अर्थात परामर्शदाता तथा कर्म सचिव अर्थात कार्यकारी अधिकारी को नियुक्ति प्रदान कर रखी थी। रुद्रदामन अपने अमात्यों और परामर्श का आदर करता था। रुद्रदामन ने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था। रुद्रदामन के समय जो राजधानी थी वो उज्जैन रही थी। इसने 130 से 150 ईस्वी तक शासन किया था। मूल्यांकन फर्स्ट है वीर योद्धा और महान विजेता। रुद्रदामन जो प्रथम थे वो एक वीर योद्धा महान विजेता रहे थे। उसने अपने विजयों से एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी, जिसमें गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तरी कोंकण, सिंधु घाटी के प्रदेश, मालवा, मारवाड़ आदि प्रदेश शामिल थे। उसने 7 महान एवं योद्धियों को भी पराजित किया था और अपने युद्ध कौशल का परिचय दिया था। डॉक्टर रति भानु सिंह नाहर का ये कहना है कि रुद्रदामन एक महान योद्धा और पराक्रमी विजेता था, जिसने अपने बाहुबल से एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। नेक्स्ट है योग्य शासन। रुद्रदामन प्रथम एक योग्य शासक भी था। इसने शासन व्यवस्था को व्यवस्थित ढंग से संचालित किया था। तो रुद्रदामन एक महान विजेता ही नहीं बल्कि एक योग्य शासक भी था। उसके शासनकाल में प्रजा को लुटेरों, हिंसक पशुओं, इसके अलावा रोगों आदि का भय समय नहीं था। वीर या विजेता होते हुए भी वह एक शांति प्रिय व्यक्ति थे और निरर्थक रक्तपात करना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह एक निरंकुश शासक नहीं थे। अपने मंत्रियों के परामर्श से शासन कार्य चलाते थे।
जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि सभी जातियों ने रुद्रदामन को अपना रक्षक नियुक्त किया था। उसका जो कोष था वह भी संपन्न रहा था। फिर है लोकोपकारी शासक अर्थात प्रजा का भला करने वाला। तो रुद्रदामन एक लोकोपकारी शासक भी रहा था। वह अपनी प्रजा की नैतिक और भौतिक उन्नति करना अपना परम कर्तव्य मानता था। उसने अपनी प्रजा पर अधिक कर नहीं लगाए। उसने अपने समय में जो सुदर्शन नदी का बांध टूट गया था, उसने अपने खर्चे से उसकी पुनः मरम्मत करवाई थी। इस बांध के पुनर्निर्माण का जो सारा खर्चा था वह उसने अपने निजी कोष से ही दिया था और धन एकत्रित करने के लिए उसने प्रजा पर कोई भी अतिरिक्त कर नहीं लगाया था। इस प्रकार सुदर्शन झील की जो मरम्मत है रुद्रदामन प्रथम के द्वारा अपने निजी धन से की गई थी। नेक्स्ट है विद्या प्रेमी। रुद्रदामन एक विद्या प्रेमी शासक भी था। वह स्वयं सुशिक्षित व्यक्ति था और विद्वानों और साहित्यकारों को आश्रय प्रदान करता था। वह व्याकरण, राजनीति, संगीत, शास्त्र का अच्छा ज्ञाता था। उसके शासनकाल में संस्कृत भाषा की अत्यधिक उन्नति हुई थी। रुद्रदामन प्रथम के शासनकाल में संस्कृत भाषा की अत्यधिक उन्नति हुई थी। डॉक्टर विमल चंद्र पांडे ने बताया कि रुद्रदामन युद्ध विद्या में निपुण था। वह वीर कुशल शासक होने के साथ साथ एक सुशिक्षित व्यक्ति भी था। वह विजेता अवश्य था, परंतु निरर्थक रक्तपात करना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उसने युद्ध के अतिरिक्त अन्यत्र नर हत्या न करने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। रुद्रदामन ने युद्ध के अतिरिक्त नर हत्या न करने की प्रतिज्ञा रुद्रदामन ने कर रखी थी। इस प्रकार शक शासक रुद्रदामन प्रथम की जो उपलब्धियां हैं इसकी जानकारी आपको दे दी गई है। इसके अलावा आज हम रुद्रदामन प्रथम की उपलब्धियों के साथ साथ एक शॉर्ट नोट बोल संगीतियां जो कि अलग अलग शासनकाल में संपन्न की गई थी, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अब हम बोल संगीतियां जो 4 हो चुकी हैं उनके बारे में शॉर्ट क्वेश्चन है जो हमारा आज का, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रथम बोल संगीति का आयोजन राजगृह में किया गया था। प्रथम बोल संगीति का आयोजन राजगृह में 483 ईसा पूर्व किया गया था। प्रथम बोल संगीति का आयोजन राजगृह में 483 ईसा पूर्व में किया गया था। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और यह अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बोल संगीति का आयोजन किया गया था। अजातशत्रु जो कि हर्यक वंश के एक प्रमुख शासक रहे थे, अर्थात बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु जो कि हर्यक वंश से थे, इनके समय में राजगृह में प्रथम बोल संगीति का आयोजन किया गया था, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप रहे थे। इसी प्रकार विद्या बोल संगीति का आयोजन जो कि वैशाली में हुआ था। द्वितीय बोल संगीति का आयोजन वैशाली में किया गया था। 383 ईसा पूर्व 383 ईसा पूर्व द्वितीय बोल संगीति का आयोजन किया गया था। इसके अध्यक्ष सावक मीर थे। द्वितीय बोल संगीति का आयोजन शिशुनाग वंश के प्रमुख शासक काल शोक के समय में किया गया था। द्वितीय बोल संगीति का आयोजन वैशाली में शिशुनाग वंश के शासक काल शोक के समय में किया गया था, जिसके अध्यक्ष सावक मीर थे। इसके
इसके अलावा तृतीय बोध समिति का आयोजन पाठ्य उत्तर में 251 ईसा पूर्व किया गया था। तृतीय बोध समिति का आयोजन पाठ्य उत्तर में 251 ईसा पूर्व किया गया था। इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो मोगली पुत्र तिस थे, मोगली पुत्र तिस रहे थे। और यह तृतीय बोध समिति अशोक के शासनकाल में संपन्न की गई थी। इस अशोक जो थे वो मौर्य वंश के प्रमुख शासक रहे थे। तो तृतीय बोध समिति जो कि पाठ्य उत्तर में मौर्य सम्राट अशोक के समय में हुई, इसके अध्यक्ष मोगली पुत्र तिस रहे थे। फिर चतुर्थ बोध समिति जो कि ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी। यह समिति कुषाण वंश के प्रमुख शासक कनिष्क प्रथम के शासनकाल में हुई थी। कश्मीर के कुंडल वन नामक स्थान पर यह चतुर्थ बोध समिति का आयोजन किया गया था। कुषाण वंश के प्रमुख शासक कनिष्क प्रथम के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन नामक स्थान पर चतुर्थ बोध समिति का आयोजन किया गया था ईसा की प्रथम शताब्दी में, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र रहे थे। इसके अध्यक्ष वसुमित्र रहे थे और इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो उपाध्यक्ष थे वह अश्वघोष थे। इस समिति के उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इस समिति में बौद्ध धर्म के दोषों का निवारण और मतभेदों का निवारण किया गया, लेकिन यह जो समिति थी बौद्ध धर्म को दो भागों में बंटने से नहीं रोक पाई थी। एक था हीनयान और दूसरा था महायान। इस समिति में बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया था, हीनयान धर्म और महायान धर्म। इस प्रकार आज का जो हमारा टॉपिक है रुद्रदामन प्रथम और एक शॉर्ट नोट बौद्ध समितियों का आयोजन, इसकी जानकारी आज आपको दे दी गई है। कल हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। इसके साथ ही धन्यवाद।